अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइज एंड शाइन Good morning. एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, ये तो एक हैप्पी न्यू ईयर चलता रहेगा ना, एक हफ्ता तो सेलिब्रेशन चलेगी। अलाउड है हाँ जी। दिन कहना। तो यहाँ लाइव 365 न्यूज पे मंडे टू फ्राइडे असल में लाइव, एज लाइव नहीं बल्कि रियल लाइव हैपनिंग होता है। आपको अगर हम दिखाएं किस दिन कि कितनी तेजी में होता है, मतलब टाइम बाउंड होती है, हर चीज जल्दी करना। आई लाइक फिर हम आगे खड़े होते हैं तो आपको लगता है बड़े सुकून से ये ऐसा नहीं है सुकून नहीं है लाइफ में, पीछे chaos होता है, भागम भागी होती है, लेकिन ये कि वो जरूरी है, वो एनर्जी जो है ना वो लाइव शो से पहले जरूरी है, उसके बाद जो है ना फिर वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है। हाँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नादिया खान जोई वसन के साथ आपके हम साथ शुरू करेंगे कि आज क्या दुनिया की खबरें हैं, लोकल क्या खबरें हैं, एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन नादिया मुझे बताया 2026 आप कैसे फोर्सी करिए या कौन से इवेंट्स होने वाले हैं जो अपने मैं जो न्यूज, क्योंकि अब तो मैं न्यूज फॉलो करके कुछ बताती हूँ ना, पहले तो मैं दिल की बात भी बता रही होती थी, मैं आपको न्यूज की फैक्ट्स की बात बताऊं। तो ये साल इतना इंपॉर्टेंट है फॉर द वर्ल्ड, इलेक्शंस का साल। क्या है बिल्कुल बताएं। इलेक्शंस का नॉट फॉर हियर बल्कि इंटरनेशनली, जो बांग्लादेश में जी अब शेख हसीना एक बार फिर वो टर्मोइल शुरू नहीं, अब वहाँ इलेक्शन होने हैं, तो उसके बाद ये चेंज के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद अब जो पहले इलेक्शन होने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेपाल में यूथ रेवोल्यूशन के बाद अब वहाँ जो है वहाँ इलेक्शन होने, थाईलैंड में इलेक्शन होने, ये फरवरी में एक्सपेक्टेड है फॉर श्योर, ये तो जो है बांग्लादेश का। और अक्टूबर में इजराइल में वहाँ इलेक्शन होने। वहाँ देखिए क्या होता है, नेतन्याहू को हटाते हैं लोग या नहीं, तंग आ चुके हैं इस किलिंग से, या अभी भी ही इज अ वांटेड मैन कितनी हाँ। कंट्रीज में, तो ये तो बाहर ही करें, तो ये बड़ा जरूरी साल है। आप देखें क्योंकि यहाँ के जो इलेक्शंस में नतीजे आएंगे उससे पूरी दुनिया जो इफेक्ट होगा। और एक तो ये खबरें कि क्या इलेक्शंस होने, वो तो जाहिर डेट उसकी कंफर्म है, लेकिन उसके बाद जो बदलते हुई सूरत हाल है, डे टू डे बदलती सूरत हाल है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग। मिडिल ईस्ट की जो स्पेशली जो सूरत हाल है वो भी देखना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, ट्रंप के लिए इस साल मिड टर्म इलेक्शंस हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। तो बड़ी चीजें होने वाली हैं। अब आप देखें नादिया, कोई चीज जो आप फौरन पूछा करें, अगर नंबर है नादिया खान भाई क्या होने जा रहा है, फौरन छोटा विकिपीडिया हूं मैं चलता फिरता। तो आज के समय जल्दी से आपको बताते हैं भाई, ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे आया है और सर्वे की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। ये गैलप का सर्वे है और इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी पुरुम्मीद है 2026 को लेकर, इक्तिसादियात बेहतर हुई है, इकोनॉमिक्स हमारी स्टेबिलिटी आई है इकोनॉमिकल, और उसके साथ साथ जो लोगों के अंदर यानी एक नाउमीदी सी कैफियत थी ना, वो जरा भाई 53% लोग। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं से यहाँ थोड़ा सा मैं कहूंगी कि मुझे लग रहा है कि 53% नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है 90s में होगा। अच्छा ना करें मैं तो जिससे मिल रही हूँ सब इतने होपफुल हैं, और जो नेगेटिव है वो वैसे ही सड़े हुए रहते हैं हर किसी से, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये नंबर और भी हाई है। तो यानी ओवरऑल पाकिस्तान की एवरीबडी इज वेरी पॉजिटिव पाकिस्तान की इमेज को लेके, पाकिस्तान की तरक्की को लेके फॉर 2026। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और उसमें जो पीस के मामला हैं यानी अमन अमान की सूरत हाल है, उससे भी मुतमईन कुछ दिखाई देता है। अच्छा, फिर हम जो बात करेंगे वो है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आई है एक। अच्छा हाँ, अच्छा, उसमें भारत और भारत का कुछ के बारे में बताया गया है कि भारत में लोग मायूस हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो उनके फॉरेन अफेयर्स हैं वो ठीक नहीं जा रहे हैं, उनकी डिप्लोमेसी फ्लॉप गई है, और वहां पर नाउमीदी की सी कैफियत है क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन वगैरह और ये सारी चीजें, तो भारतीय कंसर्न है। ये हमने बात करनी है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर। फिर हमने डबल डेकर बसेस भी दिखानी है। दिखानी नहीं सिर्फ, मैं तो सैर करनी है। सही है। मुझे तो बताएं पहला स्टॉप कौन सा है, वहां से जो है ना उस पर चढ़ के एंड तक जाऊंगी। सही है, वो किस दिन रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर आप जाएंगी तो हम। अच्छा, उसका व्यू बड़ा अच्छा होगा, मैं देख रही थी कि ऊपर से हट भी जाती है उसकी। हाँ जी, वो तो नहीं, एक खास हिस्सा है उसमें से आप बैठेंगे तो बस मैंने वहीं बैठना है, रिजर्व कर दें। चले, जमजम हमारे साथ होंगी, इसकी हमने बात करनी है। जमजम हमारी रिपोर्टर होंगी जो एक्चुअली सैर पे हमें लेके जाएंगी, दिखाएंगी। आई होप सो। हाँ जी, हाँ दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, जमजम होंगी। और फिर हम टूरिज्म की बात करेंगे। अभी सर्दियों में बहुत ज्यादा लोग अमेरिका रुक कर रहे हैं और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई थी वहां से, जो हमारी इनकम हुई थी पिछले साल भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। इतना टूरिस्ट यहाँ पर आया था, पाकिस्तान के अंदर ही टूरिस्ट बहुत गया था आप कंट्री साइड, तो इसकी हमने बात करी। इंटरनेशनल व्लॉगर्स ने बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाए थे पाकिस्तान की पब्लिक को लेके, माहौल को लेके, सिक्योरिटी को लेके, तो उससे भी बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ा जी। उसके बाद क्या करना है हमने, हमारे साथ फेमस एक्टर है, हाँ जी बिल्कुल, काशिफ महमूद भी हमारे साथ होंगे। अगर आप कफील ड्रामा अभी शुरू हुआ है उसमें आपने उनको देखा होगा, जो ज़ेबा है उसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे पप्पा। और ये ड्रामा थोड़ा सा पीरियड ड्रामा है 80s 90s में, आई थिंक 80s या हाँ 80s 90s का ही पीरियड दिखा रहा है, तो उस टाइम के पप्पा
और फिर ये कि बेटी की शादी करा दी बगैर तहकीक किए, और उसके जो अब हैं कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं उस बाप को, उस फैमिली को जिसकी जान है बच्ची में, एंड बच्ची इज सफरिंग। और उस टाइम से ही काम करते हुए एक्टर भी है 90s के, और वो लंडा बाजार वगैरह भी, और सबसे तो ये हमने ही इज अ वेरी गुड हाँ एक्टर एंड वेरी मतलब प्रो। आपके क्रिकेट की भी बात करें, क्रिकेट में पॉलिटिक्स में बात कर लेते हैं भाई, बाबर आजम का हार्डकोर फैन जेल है भी वो। भुगती भी है उन्होंने। काशिफ यस, बात करेंगे। तुम क्या तैयारी कर, कहां से तैयारी करके आए हो? मेरे नोट्स में तो नहीं था। अच्छा जी, तो अब हम पहले टॉपिक की तरफ, इंटरेस्टिंग है ना, तो लोग भी अब सोच रहे होंगे कि यार ग्लूड टू द स्क्रीन करते हैं, और उसके बाद जी। तो जनाब अब हम पहले बात करेंगे ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है, और इसमें तीन चार चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में उम्मीद बढ़ी है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, इसके साथ साथ पाकिस्तान में पीस की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर हुई है, और ये सतह पाकिस्तान में 1994 के बाद रिकॉर्ड की गई है। ये पाकिस्तानियों की उम्मीद में एक बुलंद तरीन सतह इसको कहा जा रहा है। तो मैं ज्वाइन किया है अकमल चौधरी साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट है, मारूफ तजिया खान है। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, यानी गैलप की जो रिपोर्ट आई है ये, इससे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे फील्ड मार्शल ने कहा था कि अब हम ऊपर ही जाना है हमने, और हमने तरक्की करनी है, तो ऐसा ही लग रहा है कुछ? जी बिल्कुल, चीज़ें उसी तरह हो रही हैं जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपनी कोशिशों से साबित किया है, तो और उसको एंडोर्स किया है गैलप पाकिस्तान ने। अच्छा, ये जो सर्वे है ये गैलप पाकिस्तान और गैलप इंटरनेशनल तकरीबन 60 के करीब ममालिक में करवाता है, और उसके बाद उसके जो है वो नताइज इशू पब्लिश किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से जो बताया है कि इंटरनेशनली और इंडिया के मुकाबले में खुसूसन मायूसी का जो लेवल है वो हमारा बेहतर हुआ है, ट्रस्ट का जो डेफिसिट था वो एक मरतबा फिर बढ़ा है, अमन के हवाले से काफ़ी इकदाम हुए हैं। तो उसकी दो तीन जो है ना बड़ी वजूहात है। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा आबादी है 60% प्लस लोग जो हैं वो यंग हैं, और जो यंग है वो वैसे ही उम्मीद को जो है ना वो होप उनके अंदर ज़्यादा होती है, जज्बा ज़्यादा होता है, जुनून ज़्यादा होता है, कुछ कर दिखाने का शौक़ होता है। तो चूंकि हमारी नौजवान नस्ल ज़्यादा है तो एक तो ये उसका इम्पैक्ट आया है। दूसरा जो है वो नो डाउट जो फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में जो हमने इंडिया के ख़िलाफ़ जंगें जीती हैं, उसके बाद जो हमने सिफारती महाज के ऊपर कामयाबियाँ हासिल की हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रिमार्केबल। क्योंकि बैक वक्त जो है आप देखें ना, चीन और अमेरिका को एक साथ डिप्लोमेसी के जरिए लेके चलना, दिस इज एन अचीवमेंट। बिल्कुल। अब आप देखें तो दुबई और सऊदी अरब और ईरान, इन तीन ममालिक को भी हम एक साथ बैक वक्त सबकी नजरों में बेहतर है। तो दैट इज अ ग्रेट डिप्लोमेसी, दैट इज अ ग्रेट वॉर के हवाले से जो हमने जंग जीती। तो 2025 तो हमारा गोल्डन ईयर था, तो उसके बाद डेफिनेटली जो हमारे लोग हैं उनकी उम्मीदें बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बढ़ना बनती हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है कि उन्होंने फ़ौज को भी मुत्तहिद रखा, यकजा रखा, और कौम के लिए भी उम्मीदें बनाने के असबाब जो है वो सामने लाए। थोड़ा सा हमारे जो पॉलिटिकल एंड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आई, जिसमें हमारे जो सियासतदान हैं उनका बड़ा अहम किरदार है, या थोड़ी सी मैं कहूँगा कि उनके पार्ट पे थोड़ी सी जो है वो लापरवाही रही है। नो डाउट के गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पे सिंध में पीपल्स पार्टी ने दे हैव मेड कमिटेड एफर्ट्स के पब्लिक जो है वो यूनानिमस रहे, एक साथ रहे, और एक जो है वो अच्छे बयानियों को लेके हम आगे चले, क्योंकि ज़ाहिर है उम्मीद और होप के ऊपर दुनिया कायम है, यही इम्प्रूवमेंट का बाइस सर इसमें जब अब हम कॉन्ट्ररी टू दिस हम इंडिया का देखते हैं, उनके नंबर्स, उनकी पब्लिक जो कि उनको एक हमेशा से एक ख्वाब भी नहीं कहा था, मैं कहती हूँ उनका बिलीव था कि जी हम बहुत बड़ी सुपर पावर है, हम बेस्ट इकोनॉमी है, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, जंग कभी होगी तो ऐसे दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो असलियत उनके सामने आई, और अपना मीडिया का जो बकार चेहरा और एक्सट्रीमिस्ट जो गवर्नमेंट है उसका फॉल्स प्रोपेगेंडा, उनकी उम्मीदें, उनके दिल टूट गए हैं। अब इसका क्या फ्यूचर में इंडिया के जो है तरक्की में उसका जो है एक मुनफी किरदार होगा, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, ये इंडिया की बर्बादी में जो है ना वो सबसे ज्यादा किरदार इंडिया के मीडिया का है, और दूसरे नंबर पे जो है ना मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस का है। अब उसमें जो है ना इतना तपड़ था नहीं कि जो है ना वो पाकिस्तान के साथ टक्कर ले सके, और ख़ास तौर पे हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनका तो वैसे ही सबको पता है ना, ही इज़ अग्रेसिव,
ही डोंट वेट, ही इमीडिएटली रिएक्ट। ठीक है ना। तो अब वो अगर कोई और सिपा सलार होता तो शायद थोड़ा सा मसलियत से काम ले लेता, बट इन्होंने तो ही हैजंट वेट। और जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और उनके दांत खट्टे किए, तो वहां पे मायूसी की लहर तो बढ़नी चाहिए थी, और उसका इम्पैक्ट आपको नजर भी आ रहा है इंटरनेशनल सर्वेज में और रिपोर्ट्स में। और वैसे भी मैं बताऊं, वहां की जितनी आबादी है तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, वो वहां पे बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी और जो वेल्थ टाइकॉन्स है ना, वो बड़े बड़े बहुत कम है। यानी ज्यादा दौलत कम लोगों के पास है, उसके अलावा तो वहां पे भी गुर्बत है, और एजुकेशन है, लोगों में शऊर है, तो उनको इसलिए ज्यादा समझ भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ। हाँ हाँ, ऐसे। और दूसरा आप देखे ना, एक हमारा इंडियन दोस्त था, वो पिछले दिनों यहाँ आया कराची में ना, जी जी। तो उसमें यहाँ पे फुटपाथों पे, और ये उसने बोला यार ये आप लोग को तो हमारा मीडिया बड़ा शो करता है कि जी पाकिस्तान में गुर्बत है, भूखी नंगी कौम है। हमारे यहाँ तो मुंबई में फुटपाथों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए, फैमिलियों की फैमिलियां उनकी फुटपाथों के ऊपर जो है ना वो रहते हुए गुजर गई। आपके यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने कहा भाई यही तो मसला है ना मीडिया का, कि मीडिया दिखाता कुछ है, होता असल में कुछ। और खास तौर पे फिर इंडियन मीडिया जैसे गला फाड़ फाड़ के जो है ना वो स्टूडियो में बैठ के ही या बॉलीवुड की मूवीज की तरह चीजें करते। तो फैक्ट्स और रियलिटीज जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ है। फैक्ट्स और रियलिटीज में जो है ना फील्ड मार्शल की तरह के मर्द आहन मौजूद है, जबकि रियलिटी में देखें तो मोदी जैसा गीदड़ मौजूद है। अच्छा अकबर साहब, मुझे बताएं कि ये आप मुझे बताएं कि ये कब हमारी मईशत में ये चीज नजर आएगी, यानी जो हम सारी अचीवमेंट्स अपनी बता रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी हम कहते थे हमेशा कि भाई इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, हमारी स्टॉक बैठ रही थी एक जमाने में, स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये सर्टेनिटी से फायदा क्या होना है हमारे मुल्क को, कहां कहां से इन्वेस्टमेंट्स आनी है और कहां कहां से हमारे बायलैटरल ताल्लुकात जो है उसका फायदा में होना है? जो चीजें हुकूमत के हाथ में थी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो तो हुकूमत ने बेहतर कर लिए हैं, लेकिन जो माइक्रो लेवल के ऊपर उसका ट्रांसफर होना है वो नहीं हो पा रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकली जो है ना, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इन्वेस्टर अपना पैसा कभी भी नहीं लगाएगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो करप्शन हमारे यहाँ बेतहाशा है। IMF ने भी जो है ना इंडोर्स किया, तकरीबन 5,500 अरब की सालाना जो है वो हमारे यहाँ पे करप्शन हो जाती है। तो ये दो चीजें तो बड़ी की जो है वो हमारी जो माइक्रो लेवल के ऊपर इकोनॉमी का इससे काम नहीं आ रहा, वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर गवर्नेंस के मसाइल हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे इनोवेशन जो है वो नहीं है। ओल्डर टेक्नोलॉजी के जरिए चीजों को करने की कोशिश की जा रही है, जैसे एग्रीकल्चर को ले लें, इवन इंडस्ट्री में ले लें। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमारे पास आ जानी चाहिए थी वो नहीं आई। तो हमें सबसे पहले ये जो बुनियादी मसले मुझे बताइए क्या तशवीश की बात है कि एक के बाद एक हम प्रोग्राम में जा रहे हैं IMF के, और हमारे कर्जे जो हैं वो डबल हो गए हैं तकरीबन इन 2-3 सालों में। तो ये कैसे, मतलब ये लोगों पे इन्वेस्ट अगर नहीं हुआ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं हुआ, और ये चुकाना तो हमें ही पड़ेगा, चुकाना तो हमें ही पड़ेगा। हाँ जी। तो ये सर क्या है, इस बारे में आपने एनालिसिस आपका क्या कहता है? देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और जिस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में गए थे, उस वक्त भी मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में यही बात की थी कि हमें जो है ना इस माशी बहरान से IMF ने नहीं निकालना, अवाम ने निकालना है, हमारी अपनी विल पावर ने निकालना है। तो अगर हम इसी कोशिश में रहेंगे कि IMF ने हमें जो है वो बहरानों से निकालना है, तो हम 100 साल में भी नहीं निकल सकेंगे। उसके लिए हमें अगेन पॉलिटिकल विल और पब्लिक एट लार्ज जो है ना उसकी सपोर्ट चाहिए होगी। जब हमें पब्लिक की सपोर्ट हासिल होगी, वो हमारी पॉलिसीज को एंडोर्स कर रहे होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी बेहतर होगी, तो उसके बाद इसके सम्राट आना शुरू होंगे। वरना 1000 IMF के भी प्रोग्राम हो जाएंगे। नहीं, हमें ये लगता है कि नए प्रोजेक्ट से बेहतर है पहले लोन उतार दें, ठीक है ना, कुछ सालों के लिए नए प्रोजेक्ट्स। जस्ट सजेशन, ये पॉसिबल है कि चीजें रुक जाएं और सिर्फ जो हम जिस तरह भी हों, जो भी हम ट्रेड करें दुनिया के साथ, वो हम किस्तों में अदा करें, और ये लोन जो है ना ये खत्म हो जाए, और उसके बाद हम अपने ऊपर लगाएं, प्रोजेक्ट शुरू हो। 4-5 साल शायद या उससे भी ज्यादा सख्त होंगे, बट इवेंचुअली लोन खत्म हो जाएगा। भाई ये सख्त तो आप 75 साल से सुनती आ रही है ना, आप तो खैर उस वक्त नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान जब से बना है हम तो अपनी पैदाइश से यही सुनते आ रहे हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। नाजुक दौर से गुजर रहा है, ठीक है ना। ये नाजुक दौर जो है ना खत्म नहीं हो रहा। इसके ऊपर ऑक्सफोर्ड ने अपनी रिसर्च भी जो है ना वो
पब्लिश कर दिए। लेकिन देखें, बुनियादी बात जो है ना, अगेन मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि IMF ने हमें इस मसाइल में से नहीं निकालना, हमें इसमें से खुद निकलना है। जिस दिन हम ये तहिया कर लेंगे ना कि हमने इस माशी बहरान से पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, अवाम पाकिस्तान ने खुद निकलना है, तो उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और बिल्कुल इस तरह है कि आपने टीम बहुत अच्छी बना ली है। बाबर आजम भी आपके पास है और आपके पास मैच जीतना है, और ये तो मैच हम नहीं जीत पा रहे। अगर हम कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद देखने में आया है कि जी जो ट्रेंड है, गैलप रिपोर्ट भी है कि लोगों का ट्रस्ट है फोर्सेस पे, अपनी गवर्नमेंट पे, तो अगर ये इतना ट्रस्ट डेवलप हुआ है तो फिर इसका ख्याल भी करें, इसमें फिर लोगों को रिटर्न करें कि उनके पास जॉब्स हों, उनके पास ये जो एक अच्छी लाइफ जो उनका हक है वो उनको मिले, सिक्योरिटी, सेफ्टी, तरक्की, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें मिले। जब उम्मीद होती है ना नौजवानों को, तो फिर वो सेक्रीफाइस करने का जज्बा भी उनके अंदर होता है। उन्हें पता होता है कि यार ठीक है, बुरा वक्त है, अभी हम मिलके इसको गुजार लेंगे और उसके बाद अच्छा वक्त आएगा। तो ये एक बुनियादी चीज आ गई है। अब इस बुनियादी चीज के आने के बाद हमारी इकोनॉमी में किस तरह नजर आती है आपको और कैसे स्टेबल होती है, ये देखना पड़ेगा। तो एक ब्रेक लेते हैं, बहुत जरूरी है जी हाँ, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं ना जाइए, जुड़े रहें राइज एंड शाइन से। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ी सी जरा माल पैसे की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, बहुत जरूरी, और दो तरफा ताल्लुकात की बात करें कि अब आने वाला साल जो है इसमें क्या मुमकिन, क्या हो सकता है ऐसा, ये इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाक भारत कोई कॉन्टैक्ट किसी सतह पर हो और मामला कुछ बेहतर हो। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई जनाब, और उसमें उन्होंने कहा है, थोड़ा तकाबुल किया उन्होंने, पाक भारत ताल्लुकात कैसे रहे और ये जंग के मामला भी डिस्कस किए। उन्होंने कहा है कि जनाब भारत के लिए 2025 बहरानों का साल साबित हुआ है। बहुत क्राइसिस में भारत रहा है। पाक भारत कशीदगी, फौजी कशीदगी, इसका एक सबब, उसमें उनकी हार, ठीक है। अच्छा, करेंसी डिवैल्यू उनकी हुई है, इस पर बहुत ज्यादा अभी भी ऐसे नोज ड्राइव किए हुए हैं, और इतना कभी सालों में उनकी करेंसी ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया जितना इंडियन करेंसी अब कर रही है। तो करेंसी डिवैल्यू हो गई। अच्छा, उसी की वजह से मुआशी बेचैनी पैदा हो गई लोगों के अंदर। जब आपकी ज़ाहिर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं होता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। अनसर्टेनिटी, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे पहले सेगमेंट में, तो ये मसाइल की जद में भारत रहा 2025 में। अच्छा, बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत के लिए 2025 बुरानों का साल रहा नाकाम स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है, स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी, यानी उनके ताल्लुकात रूस के साथ कैसे रहे, US के साथ कैसे रहे। तो उन्होंने एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर फैसले नहीं लिए, वो नाकाम रही उनकी, जिसकी वजह से वो आइसोलेट भी और हुए। बहुत इन फैसलों की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस, उनके सेटबैक्स आए, वो कितने ज्यादा, टैरिफ कितना ज्यादा उनके ऊपर लग गया, ठीक है, वो था। फिर ट्रेड करने पे बहुत सारे ममालिक पीछे हो गए, और अमेरिका का ये प्रेशर कि जी आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, लेते थे और फिर आगे बेच रहे होते थे। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा सेटबैक, B2 वीजास जो है इनको अब रिफ्यूज किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर इनकी बड़ी इकोनॉमी चलती थी कि लोग ऐसे लाइनों में जा रहे होते थे बाहर के। US में B2 वीजा जो इनको मिल रहा होता था वो खत्म हो गया, और फिर रिवर्स जो इमिग्रेशन है उसका भी वो शिकार हो रहे हैं। तो बहुत सारे सेटबैक्स और चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमें ज्वाइन किया है जनाब जौहर सलीम साहब ने, जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं और बड़ा तजर्बा, वसी तजर्बा है। शुक्रिया जौहर साहब, आपने वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन में। सर, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है, इसमें पहला सवाल हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यही कि क्या पाक भारत कशीदगी कंटिन्यू करेगी आने वाले साल में, या कोई राब्ता हो सकता है, कोई बर्फ पिघलेगी, मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? हैंडशेक के बाद आप ऐसे जी, मतलब बिल्कुल ऐसे सोचना पड़ रहा है इस बार। ये साल बहरानों का ही था, जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स जैसे मोतबर अखबार ने ये कहा अपनी रिपोर्ट में, और बड़ी बैलेंस उनकी रिपोर्टिंग होती है। तो ये इसलिए उनके लिए बहरानों का साल था, मुश्किल साल था उनकी डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी है, जो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे प्रैक्टिस करते हैं, वो एक्सपोज होगी दुनिया के सामने। कि वो एक तरफ जो है रूस से तेल लेके ब्लैक मार्केट्स में बेच रहे थे, और जो यूक्रेन कॉज है पूरा मगरिब का, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ मगरिब की ही वफादारी का दम भरते थे, और चाइना के खिलाफ कि जी हम काउंटरवेट बनेंगे आपके, लेकिन साथ ही साथ चाइना के साथ भी वो पिंगे बढ़ाने की जो उन्होंने एक नाकाम कोशिश की। तो दूसरी तरफ ईरान के साथ जो है उनके ताल्लुकात वो भी एक्सपोज हुए। उनका बहुत ज्यादा जो है ना, कहते थे हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं,
और जब वक्त पड़ा ईरान पे तो बिल्कुल जो है बल्कि उनके खिलाफ इंटेलिजेंस कॉपरेशन में शामिल थे इसराइल के साथ। तो ये सारी चीजें फिर पाकिस्तान के साथ जिस तरह की उनको शिकस्त खाना पड़ी, एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तान से, उससे दुनिया पे यहाँ हो गया ये तो मिडिल पावर भी नहीं है, अपने आप को ये ग्रेट पावर के जुमरे में लाना चाहते हैं। तो बिल्कुल जो है ना वो उनके लिए एक रीथिंक अब होनी चाहिए इंडिया में। अब ये जयशंकर का जो रवैया था, जो ये चांस मीटिंग जो हुई, जो कि एक सैड ओकेजन पे हुई बांग्लादेश में, तो उसमें थोड़ी सी एक तब्दीली एक नजर आती है, क्योंकि ये जयशंकर बड़े ह्यूब्रिस का जो है ना हमेशा शिकार रहे हैं। एक बहुत ही मगरूर किस्म का उन्होंने रवैया अपनाया, और इस खत्ते के ममालिक के लिए तो खास तौर पे वो इस तरह बिहेव करते थे जिस तरह वो कोई जो है ना एक बाकी सारे उनकी सबसर्विएंट कंट्रीज हैं और वो यहाँ की ग्रेट पावर हैं। बिल्कुल, तो वो जो है ना यहाँ की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस जो कायम करने की कोशिश, जो कि नाकाम हो गई, बांग्लादेश के साथ भी उनके ताल्लुकात से आया हुआ, पाकिस्तान से तो शिकस्त खाई उन्होंने, नेपाल के साथ भी उनके ताल्लुकात इस तरफ इस वक्त जैसे हैं, श्रीलंका के साथ भी, मालदीव्स के साथ भी, तो यहाँ पे किसी ने भी कबूल नहीं किया उस बालादस्ती की कोशिश को। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि देखें, उन्होंने तो ये जो है एग्री किया था जब ये सीज़फायर प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाया था, तो उस वक्त ये एग्री हुआ था कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक डायलॉग शुरू होगा, तो जिसको कि अमेरिका जो है वो मीडिएट कराएगा या एटलीस्ट फैसिलिटेट करेगा। फिर बाद में इंडिया उससे विड्रॉ कर गया, उस अंडरस्टैंडिंग से रिगल आउट कर गया। अभी जो इन्होंने इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक रिवर्सेस फेस की हैं, तो इसमें उम्मीद तो है कि थोड़ी सी सैनिटी को प्रिवेल की करेगी, थोड़ा सा ज्यादा वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बिहेव करेंगे, क्योंकि जिस तरह बिहेवियर उन्होंने पहले अपनाया उससे कोई फायदा तो नहीं हुआ इंडिया को, बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान ही हुआ। और बहुत सारे सेटबैक्स हैं इकोनॉमिक, अगर देखें पूरे साल, आप भी इसमें ऐड कीजिएगा कि जैसे एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट तो मीडिया को खरीदने और डराने के लिए इस्तेमाल की गई है, इसमें लगाई गई है मीडिया के ऊपर कि सब तो उनके तारीफें करें या गलत पोर्ट्रे करें। इसके अलावा पूरी दुनिया में इंडियंस के वर्क वीज़ाज, स्टूडेंट वीज़ाज रिजेक्ट किए गए हैं। ये कितना बड़ा सेटबैक है। इनके एयरक्राफ्ट्स की सेल हुई कोई नहीं, बिल्कुल वो भी गड़बड़ होगी। इनकी लोकल एयरलाइंस एयर इंडिया और जो एक दो और हैं वो क्रैश कर गई, और फिर एक जो एयर टिकट्स हैं वो सिस्टम कोलैप्स कर गया, महंगा हो गया, एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिल की, कंप्लीट केओस, और फिर कंसिस्टेंटली जो इकोनॉमी का डिक्लाइन। इससे एक आम बंदे की जो इंडियन है उससे उसकी कितनी जो है उसकी लाइफ, उसका पीस ऑफ माइंड बर्बाद हो गया, उसकी ग्रोथ अफेक्ट हुई। जी बिल्कुल, एक तो देखें इंडिया का जो इन्होंने एक वो बनाया था जो प्रोपेगेंडा था कि शाइनिंग इंडिया या इनक्रेडिबल इंडिया या राइजिंग इंडिया, तो एक तो वो सारा जो है ना प्रोपेगेंडा जो है वो खोखला साबित हुआ। वो जो सारा एक बयानिया बनाया था वो सारा फ्लॉप हो गया। तो जो असल इंडिया नजर आया अंदर से, जो हिंदुत्व का शिकार है, जहाँ के लोग मुश्किल में हैं, जहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जहाँ की बड़े बड़े इदारे जिस तरह आपने बताया इंटरनेशनली वो प्रॉब्लम्स में हैं, बेशक वो एयरलाइंस हो या डिफेंस इंडस्ट्री हो। फिर उनका देखें जहाज जिस तरह गिरा दुबई के एयर शो पे, जो तेजा जिसकी बड़ी वो तारीफ करते थे सारा कुछ, तो वो भी पता चल गया कि जिनकी तो मतलब टेक्नोलॉजिकल कोई एबिलिटी ही नहीं है उस तरह की। फिर H1B वीजास जो उनके लिए बहुत आम थे, अमेरिका में उनके वो सारे IT वर्कर्स जाते थे, 70% वो यूज करते थे, वो उस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लग गई। उनके इवन B1 B2 वीजास जो हैं अब उनके लिए मुश्किल हो गए। पहले तो वो जाके एक दिन में उनको वीजा मिल जाता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये क्योंकि बहुत सारी इन्होंने इलीगल इमिग्रेशन शुरू की हुई थी दुनिया में, और सबसे बड़ी बात ये देखें दहशतगर्दी ये करवाते थे इस खिते में भी और बाकी मुल्कों में भी दुनिया, और इल्जाम पाकिस्तान पे थोपते थे। तो वो जो है ना वो जो बयानिया जब नाकाम हुआ तो उससे इंडिया की एकदम जो इंटरनेशनल स्टेचर था वो बहुत नीचे आया। जो एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस थी वो बहुत नीचे आई। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक रिवर्सेस भी हुए हैं, जिस तरह बिल्कुल आपने सही इशारा किया, बेशक उनकी करेंसी पे प्रेशर हो या बेशक जो है उनकी अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट उनसा वो गिरा हो, या जो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैग्नेट कर गया हो, तो वो सारा कुछ बिल्कुल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के लिए तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो खैर हमारी तरफ से जाहिर है कि हमारी जो इस साल एक बड़े हमने रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बिहेव किया, हमें जो डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस मिली है, प्रोफाइल मिला है, हमारे जिस तरह से ताल्लुकात जो है मुल्कों के साथ रिवाइव और स्ट्रेंथन हुए हैं, जो हमारे कलीदी के ममालिक थे सारे,
तो खसूसन अमेरिका के साथ, जिसको रीसेट कहा गया बहुत से इंटरनेशनल जराइद में, तो उसमें हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और इसमें इस चीज का इम्कान है, देखें कि इंडिया में थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करे, उनके अपने जो लोग हैं वो कहें कि नहीं जी, आपने जो पॉलिसीज अपनाई थी वो सारी तो जो है नाकाम हो गई हैं, तो अब आप रिव्यू करें अपने आप जो अपने रवैये को। अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर एक उम्मीद बनेगी। लेकिन इस सब की वजह आपने क्या, जाहिर है आपका तजुर्बा, इस सब की वजह हो के, यानी मुमकिन तौर पर एक दो वजूहात अगर हम जाने, क्या वो नेशनलिस्टिक अप्रोच जो पूरी दुनिया में हमने देखा, एक वेव सी आई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी और शायद, तो उसी में इंडिया भी मतलब इस टर्मोइल का शिकार हो गया कि वो एक बीजेपी नेशनलिस्ट और हम बस भारत में हिंदुत्व और ये वो, अब वो रियलाइज कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि एक दौर था मनमोहन सिंह, उस अटल बिहारी वाजपेयी के, उसमें बड़े बड़े जबरदस्त डिप्लोमेट्स होते थे जिस तरह वो रिप्रेजेंट करते थे। जी आपने सही कहा। आप देखें, एक तो ये वजह है कि बिल्कुल वो उस तरह की लीडरशिप नहीं है। वाजपेयी जो है बीजेपी को हालांकि रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन एक बहुत ही मैच्योर लीडर थे। इसी तरह मनमोहन सिंह तो जाहिर है कि इंटरनेशनली नोन जो है इकोनॉमिस्ट, पीएचडी किया हुआ था, और उन्होंने इंडिया का टर्न अराउंड भी किया, इकोनॉमिक जो सारा टर्न अराउंड हुआ है, पहले एज फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में एज प्राइम मिनिस्टर। तो अब वो या नरसिम्हा राव, वो मैच्योर लोग थे। ये जो लीडरशिप है, देखें मोदी जो है वो 10 साल की उम्र से आरएसएस की गोद में पला, और आरएसएस तो एक फाशिस्ट और जो है ना नाजी आइडियोलॉजी वाली जमात है, बल्कि मिलिटेंट ग्रुप है। तो ये तो उन्होंने तो बेसिकली फिर उसकी वजह से जब वो इक़्तिदार में आया तो आरएसएस ने पूरी तरह से तसल्लुत कायम कर लिया है बीजेपी पे। और ये हिंदुत्व की जो पॉलिसीज हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मिनॉरिटीज को भी सारा मार्जिनलाइज कर दिया और एक मुस्लिम हेट और पाकिस्तान हेट पॉलिसी पे चल पड़े, तो एक तो वो था। दूसरा ये है कि सारी फॉरेन पॉलिसी उनकी बेसिकली चला रहे हैं दो लोग, जयशंकर और अजित डोवल जो है। अब वो जयशंकर ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो ये एक थोड़ा सा इनके ज़हन में पता नहीं क्या आ गया कि हम शायद बहुत बड़ी पावर बन गए हैं। इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा हुब्रिस के साथ बहुत ही ज्यादा एक जो है ना कॉन्डिसेंडिंग रवैया अपना लिया। और फिर जो अजित डोवल की पॉलिसी थी ऑफ सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस की, वो पॉलिसी तो क्या थी कि जी हमने कमजोर करना है पाकिस्तान को प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करके। वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दहशतगर्द तंजीमें। तो वो जो उनकी पॉलिसी अजित डोवल की है कि दहशतगर्दी को यूज करना है एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और ये कई सालों से कर तो रहे थे, ये 10 साल से तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बहुत ही करीब है जो है ना मोदी के। वो अब एक्सपोज होना शुरू हो गई, क्योंकि जब इन्होंने ये दहशतगर्दी जो है ना इस खित्ते में तो पहले कराते ही थे, जब इन्होंने अमेरिका, कनाडा और यूके में करवाई तो वहां पे फिर एक्सपोज होना शुरू हो गए। तो फिर ये टर्न, और फिर इनकी जो डिफेंस सारी इंडस्ट्री है, ये डिफेंस की मेन स्टे, ये पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा इनका बजट है। पिछले कई सालों में दुनिया में सबसे बड़ी जो डिफेंस शॉपिंग की है किसी मुल्क ने, तो उसमें 2 या 3 जो मुल्क है सबसे ज्यादा जिन्होंने की, उसमें एक इंडिया है। और फिर बड़ी बड़ी बातें करना ना कि मेरे पास अगर राफेल होते तो मैं ये कर देता, वो कर देता, आ गए और हुआ कुछ भी नहीं। तो अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ा जो डैमेज किया ना वो ये कि जो इन्होंने एक इमेज बनाया हुआ था, लोगों को कहा हुआ था कि जी सेक्युलर स्टेट है, यहाँ हर जो मज़हब के लोग हैं बराबर हैं, तरक्की करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वो जो है क्रैश हुआ। लोगों ने देखा कि भाई ये तो देखो सिखों को ग्रो नहीं करने दे रहे, मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। बांग्लादेश का भी फिर वो एक सा लोगों को तकलीफ है, नेपाल में जो कर रहे थे उसकी तकलीफ है, तो वो भी लोगों को पता चला कि ये तो बहुत ही बायस्ड हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं हिंदू जो हैं, और ये इस मुल्क में सेफ ही नहीं है। थैंक यू सो मच जौहर साहब, बहुत शुक्रिया। घंटों इस पे बात करूं जो और ये इस साल की ज्यादा मेरी जो रिसर्च चीजें मामलात पे नजर के, मतलब आप देखो ये इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ये जिस तरह के हिंदू हैं वो किस तरह के जी इतनी डिविजन है अपने रिलीजन के अंदर, इनके अछूत लोग हैं, ये जात वो जात। और आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अपनी जात की कैटेगरीज हैं कि ये है तो ये कास्ट है, वो लिखो तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, जो कि नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारी जात ही गलत है, तुम तो छोटे इंसान हो। जब एक मुल्क में ऐसी तफरीक हो किसी मजहब को लेकर, और ये हिंदू मजहब की बात कर रही हूँ, तो क्या हाल होगा। और उसके बाद फिर मुसलमान, सिख कहाँ जगह देंगे? ना दिल में जगह है, ना कहीं और जगह है, ना इनकी नौकरियों में आपके लिए जगह है। स्टेट थी वो, जो नेशन थी जिसमें सब रहते थे सारे मज़ाहिब के लोग, एकदम से आप देखें इन अ जिफी वो सारा मामला बदला, और विद इन 5 to 10 years, ये ज्यादा नहीं 5 साल 8 साल के अंदर भारत देखे कहां पहुंच गया। बिल्कुल दुख होता है। हमारे जो कोई इंडियन अगर कोई जानने वाले पिछले सालों में दुबई में जो मुझसे मिली, वो बड़े दुखी हैं, बड़े मायूस हैं, क्या प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, बहुत जो है तफरीक है।
तो ये मुझे आई फील सॉरी फॉर द इंडियंस। मतलब पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ वेलकम किया जा रहा हो इंडियंस को। और ये मसाइल का हल ये नहीं कि आप पाकिस्तानियों के ऊपर निकालें, पाकिस्तानियों के ऊपर जो ये इल्जाम लगाएं, जी नहीं, अपने मामला ठीक करें, भारत बचाओ और ये मोदी निकालो। जी, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट थी, हमने इसको डिस्कस किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डबल डेकर बसेस दिखाएंगे आपको कैसी है कीप वाचिंग और क्या मजा आ रहा है उनमें बैठ के, यानी ना सैर होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द कराची में मैं जो हूँ अपनी गाड़ी में नहीं आऊंगी बल्कि डबल डेकर बस में आऊंगी। क्या सुकून हो जाएगा, क्या सुकून हो जाएगा, पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे और एक टेंशन फ्री आप है कि कहीं अगर ट्रैफिक में फंस गए, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, उतर जाएं बस से और फिर दूसरी बस पर पकड़ लें। और पता है इनकी सीट्स में मैं देख रही हूँ गैप है, जो हमें बचपन में होता था ना, बस में बैठते हुए एक मतलब कॉन्शियस होते थे कि नहीं भाई ये सीटें करीब करीब हैं, लोग बहुत करीब खड़े हैं। इसमें ऐसा नहीं है, मजे की ना जैसे बाहर बसेस होती हैं वही आपको जो है, मुझे मैं लंदन वाली जो बस में बहुत पहले सफर किया था, मुझे तो सेम टू सेम वही लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही तो डबल डेकर बसेस का भाई आगाज हो गया है और सूबाई वजीर शलजीर मेमन ये कहते हैं कि ये अभी तजुर्बाती बुनियादों पर किया गया है और शारा फैसल से मलीर कैंट तक ये चलाई जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर डबल डेकर बसेस का रूट मलीर से लेकर शारा फैसल, और फिर जब यानी ये तजुर्बा कामयाब हो जाएगा और हो जाएगा यकीनन, तो नया फ्लीट भी आएगा और इन बसेस की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। मलीर से कुरंगी भी कर दें रूट, हाँ सब कर दें, पूरा नेटवर्क फैला दें। मैं कहता हूँ गुलिस्तान जौहर से लेके गुलशन पहुंचे, नाज़िमाबाद पहुंचे। हम अपनी गाड़ियां यूज ही नहीं करना चाहते। अच्छा इसमें पता है एक और बड़ी सेफ्टी एज अ मदर, जब मेरा बेटा जाता है ना कभी उससे कहती हूँ बस में जाओ, मुझे बड़ा सुकून होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो है ना खैरियत से एक जगह पहुंच जाएगा, इतने लोग हैं, सेफ्टी आपको लगती है। बिल्कुल। और 2026 आ गया तो ये भी कहा गया कि 2026 में पूरे कराची में डबल डेकर बसेस चलती हुई नजर आएंगी। पीपल्स बस सर्विस का जो किराया है वही इस बस का किराया, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कि डबल डेकर में बैठ रहे हैं तो आपको 200-300 रुपए देने, तो किराया भी वही है, नॉमिनल सा किराया, ठीक है। और आपको अच्छी सफरी सहूलत मिल रही है, सुकून के साथ आप बैठकर जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, बच्चे तंग नहीं करेंगे। बसेस में अक्सर ये होता है कि बच्चे तंग कर रहे होते हैं, वहां जरा बैठ के बच्चे एंजॉय भी करेंगे। अच्छा जी, जमजम ने मैं ज्वाइन कर लिया है। और जमजम कहाँ थी आप इतने अरसे से? कोई हमारे साथ जायजन शहर में कोई लिफ्ट ही नहीं हमें। नहीं, जमजम की सेहत ठीक नहीं थी। आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ जमजम। वेलकम बैक टू 365 द जमजम। थैंक यू नादिया, थैंक यू सो मच आप सबका। मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया और मैं डबल एनर्जी के साथ वापस आई हूँ और डबल डेकर लेकर आई हूँ। वेरी गुड, क्या बात है, दिखाएं जरा कहाँ डबल डेकर। यार डबल डेकर तो नहीं, अभी मेरे अकब में आपको पिंक बस दिख रही होगी। डबल डेकर अभी निकली है और 10 मिनट के बाद दोबारा से ये मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ। डबल डेकर अभी गई है और 10 मिनट बाद दोबारा आएगी। बैठ जाती है डबल डेकर तुम चली जाती ना, उसमें बैठ जाती। मैं सोच रही थी लेकिन फिर वो मुझे मलीर उतारती, जो कि मेरे लिए वापस आना फिर मुश्किल हो जाता ना। अरे उसी पे वापस आ जाती क्या कि तुम इतनी बिजी हो? कोई बात नहीं, ड्यूटी आवर्स फिर पूरे कौन करता? मैं सारा दिन इसी में घूमती रहती। नहीं जमजम हमें सैर कराओ फिर डबल डेकर बस की, मजा नहीं आ रहा। मैं जरूर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि 80 रुपए का किराया नादिया, 80 रुपए आजकल क्या वैल्यू रखता है। 80 रुपए में मैं जैनब मार्केट से बैठती, मैं मलीर हॉल तक जाती। ये तो बहुत ज्यादा सहूलत है कि यानी 1000 रुपए एक नॉर्मल 1000 रुपए गाड़ी का किराया लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑफिसेस बने हुए हैं। लोग मलीर से यहाँ पर आते हैं 1000 रुपए गाड़ी का किराया लगाकर, पेट्रोल खर्च करके, फिर 1000 रुपए दोबारा जाते हैं घर की तरफ। मुझे बता इसका वो क्या है, वो यानी सीट बाय सीट जाएंगे या खड़े होने की जगह भी है इसके अंदर? कैसे सब बताएं? खड़े होने की भी है, नीचे देखा अभी तो इतना ज्यादा ऐसा रश नहीं है। वैसे होता ऐसा था कि शाम में अगर हम शारा फैसल की बात करें तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, तो शाम में हमें ट्रैफिक मिलता है। लेकिन डबल डेकर बसेस में जो है 45 सीटें ऊपर है और 15 सीटें नीचे है, तो अच्छा खासा स्पेस है वहां पर खड़े होने की। ऐसा अभी जरूरत नहीं पड़ती। 5 बसेस मौजूद है जो कि हर 15 मिनट बाद जो है इस स्टॉप पे जैनब मार्केट की जो फुआरा चुरंगी है वहां पर खड़ी होती है और मलीर हाट पे जो है वो वहां तक उतारती है। और रास्ते में अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स भी आते हैं और पार्क्स भी आते हैं, तो आप घूम फिर भी सकते हैं फैमिली के साथ। अगर रेस्टोरेंट जाना है तो सिटी टूर के लिए बेहतरीन है। पीछे से अगर आपको दिख रही हो, मुझे तो दिख रही है,
हाँ बिल्कुल, वो टर्न करिए तो मैं पूरी कोशिश अच्छा करूंगी। जमजम, इसमें कुछ जो टिकट्स की प्राइस आपने बताई, अच्छा इसके अलावा औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर्स के लिए वो आगे जाके आई थिंक स्पेशल अगर उनको बिल्कुल। पासेस इशू कर दिए जाएं, कोई ना कार्ड्स हो डिस्काउंट्स के साथ अच्छा students बिल्कुल, को, हाँ औरतों के स्पेशल लिए, या पर्सन फिर जो होते हैं यानी जो बुजुर्ग शहरी होते हैं उनके लिए एक अलग से वो बनाया गया है, सेक्शन बनाया गया है ताकि उन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बाकी बस ऊपर आ का गई जो है हिस्सा डबल डेकर, बस आ गई, हमारा भी स्टॉप आ गया, हमें भी ब्रेक लेनी है जल्दी से, डबल डेकर का भी स्टॉप आता जा रहा है। जमजम आपसे फिर बात होगी और अपना ख्याल रख दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात है। कहीं जाना नहीं आप। लवली वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में इंटरनेशनल मामलात के बाद आप थोड़ा सा जरा इन्फो हो गई, हाँ, टेनमेंट रह गई। तो पाकिस्तानी मामलात हो गए, इंटरनेशनल मामलात हो गए, इकोनॉमी बात हो गई, अब बस एंटरटेनमेंट है। बताइए क्या है भाई? डबल डेकर बस की बात हुई है ना, ये जो मौसम है ये बेस्ट है इस वक्त, आप बच्चों को लेके जाएं और जो है ना सिटी टूर उनको दिलवाएं। बिल्कुल जरूर ऐसे जी। और हमारे साथ कौन है भैया? हमारे साथ है काशिफ महमूद, जो कि एक जबरदस्त एक्टर है और हर तरह का किरदार निभाते हैं, नेगेटिव किरदार भी, पॉजिटिव भी, कभी बाप बने होते हैं, कभी वो जिस तरीके से कैमरा फेस करते हैं, बहुत ही इंटेंस एक्टिंग उनकी होती है। तो क्या बात है जी, पुराने वक्तों से शुरू किया पीटीवी से, और अब तो प्राइवेट मीडिया चैनल्स, सारी चीजें, तो उनसे बात करनी है हमने। बहुत तरह के कैरेक्टर्स काशिफ ने किए हैं अपने करियर में। अभी जो थोड़ा सा चेंज आया है कि थोड़ा यूके मूव कर गए हैं, वो भी जरा उनसे पूछेंगे कि इस वक्त नाउ 2025 में यूके मूव करना विद फैमिली, उसके क्या चैलेंजेस हैं और वजह क्या बनी? फिर ड्रामास भी लेकिन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। हाउ इज ही मैनेजिंग दैट? कफील ड्रामे में आपने उनको देखा होगा, द ज़ेबा, फेमस ज़ेबा जो है, सनम सईद जो कैरेक्टर कर रही हैं उसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। और एरा थोड़ा सा डिफरेंट 80s 90s का दिखाया है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि यार ये इतना बैकवर्ड बाप इतना प्यार करता है लेकिन कैसे एकदम एक रुमाल के पीछे बच्ची की शादी कर दी। तो ये जरा काशिफ से पूछेंगे। गुड मॉर्निंग काशिफ, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन पे। आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले आप लोगों को नया साल, आप पूरे पाकिस्तान को, आपको, आपकी टीम को, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक जी। यू। और कैसा लग रहा है यूके में? सबसे पहले ना बताएं कि एक तो ठंड और ऊपर से मूव करना 2025 में वैसे भी बड़े मसाइल है अब तो इस वक्त इमिग्रेशन वगैरह के, और क्यों गए यूके भाई? 8 सवाल। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, आपने उसमें कहा कि मैं यूके मूव हो गया हूँ। मैं यूके में हूँ इस वक्त जरूर, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि मैं पार्शली रह रहा हूँ। मैं कोई बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुआ। वो क्या होता है? मैं पाकिस्तान में भी हूँ और मैं यूके में भी हूँ। बस आप ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान पहला घर है और यूके जो है अब वो दूसरा घर हो गया। ये बच्चों की पढ़ाई की वजह से तो नहीं काशिफ के? बच्चों के वो कॉलेज वाले टाइम आ गया है तो इसलिए फैमिली को वहाँ मूव करना है इस पर। ये बहुत लंबी कहानी है। नहीं, कुछ हालात तो वाकई ऐसे अभी वो डिस्कस करेंगे हम थोड़े लंबी कहानी नहीं बोलना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी चॉइस आपकी नहीं होती, लेकिन आपको करनी पड़ती है। बस ऐसे ही। कुछ ऐसी सिलसिला है। You are being forced to do that। सही है। ठीक है, लेकिन ड्रामे चल रहे हैं, ये अच्छी की बात है कि हम आपको देख रहे हैं, ये नहीं कि कट ऑफ हो गए। ड्रामे में देख रहे हैं, कफील में देख रहे हैं, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है। लास्ट ईयर में मैं तकरीबन 4 दफा आया था पाकिस्तान। इस दफा मैं इस साल में 3 दफा आया हूँ। सो मैं हर 2, 2.5, 3 महीने के बाद जो है वो चला जाता हूँ। सो बस इस तरह ही चल रहा है। और ये क्यों हो रहा है ये मैं भी अभी तक समझ नहीं सका, लेकिन ये हो रहा है बस बहरहाल। अच्छा, थोड़ा सा ये अपने कैरेक्टर के बारे में काशिफ बताएंगे, जो फादर है, और ये क्या, एक तो ये 80s 90s का टाइम बताया हुआ है जिसमें रुमाल में मैसेज लिखे जाते थे। ये 2000 का टाइम बताया है कि आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन कोई 2000 के आसपास को 25 साल पहले की कहानी है ये बेसिकली। सो आप यानी कफील को जब आप देखती हैं तो आपको, मुझे ऐसा लगता है जब उसको करते हुए भी कि जैसे एक पीटीवी का एक बहुत ही ठहराव वाला और बहुत ही तहम्मुल वाला, समझ आने वाली कहानी, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की है पूरी टीम ने। और
उमैरा अहमद जो है उनका स्क्रिप्ट है, और खास तौर पे मेसम और मिसम डायरेक्टर बहुत अच्छी टीम। का काम जो है वो मैंने पहली दफा उनके साथ काम किया, और उनके साथ काम करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का काम करने की कोशिश अब की जा रही है, और हमेशा की जाती है। इसमें मैसेज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना काशिफ, कि आप बगैर प्रॉपर तहकीक किए हुए बिल्कुल, सिर्फ ये कि बिल्कुल। जी आपको एक इम्प्रेशन है कि जी बिजनेस वाली फैमिली है, कारोबारी लोग हैं, खाते पीते हैं, बच्ची की शादी ना आप करें। नादिया, अगर आप उसकी कमेंट्स में पढ़े ना, मैं कल परसों मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था उसके व्यूज के ऊपर, तो हर दूसरा कमेंट जो है ना वो ये कह रहे थे कि ये तो मेरी कहानी है, या ये तो मेरे साथ ऐसे हुआ है, या हमारे साथ ऐसा, या हमारे किसी के साथ ऐसा हुआ है। बेसिकली ये जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें ऐसी चीज हो जाती है, और ख़ास तौर पे बहुत सी ऐसी शादियां होती हैं जो बहुत ही उजलत में की जाती हैं, या बहुत ही जल्दी में सब कुछ हो जाता है, और कुछ ऐसी ही कहानी इसमें रखी गई कि उजलत में जो है वो शादी हो गई और एक गलत इंतखाब हो गया, और अब बाप को के लिए ये फीलिंग है कि उसकी जो प्यारी ज़ेबा है उसके लिए उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो अब इस गिल्ट को आगे कहानी कैसे ये लेके बाप का जो चलेगी। गिल्ट है ना, काशिफ मुझे ये बताएं कि ये बाप का जो बड़ा अनकंडीशनल लव होता है, शहजादियों की तरह अपनी बेटियों को रखते हैं, आप ये समझते हैं कि कभी कभार कुछ ज्यादा हो जाता है कि वो आने वाले वक्त के लिए बेटियां तैयार नहीं होती, और उन्हें जब रियलिटी चेक मिलता है तो वो उनके अंदर बेसिकली हमारे यहाँ माँ के ऊपर तो बहुत लिखा जाता है, माँ के ऊपर, लेकिन फादर को के लिए इतना लिखा नहीं गया, या इतना ड्रामों में या इतनी कहानियों में नहीं बताया गया, और ख़ास तौर पे वो जो मेसम ने बहुत ही खूबसूरती से वो जो कहा है ना कि जब बाप साथ में हो तो औलाद के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता, या इस तरह का, तो वो एक बहुत ही करीब से मैसेज जो है वो दिया गया है, और ख़ास तौर पे मैं तारीफ करूंगा पूरी टीम की, यानी कि प्रोडक्शन हाउस से लेकर मेसन तक। यहाँ देखना, यहाँ हेलो, यहाँ कैमरे में, हाँ जरा कैमरे में देखना ना, अच्छा, अवे हो गए बिल्कुल। इतनी बेहतरीन आपने हैट पहनी हुई है, जबरदस्त लग रहे हैं आप। अच्छा, और दूसरा एक और इसमें इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉइंट इसमें उठाया, जो कि 90s में शायद अब भी लोग उससे गुजरते हैं, कि जी लालची दामाद जो कि हर चीज के लिए अपनी बीवी को मजबूर करे कि अपनी फैमिली से लो, उनसे पैसे मंगवाओ, वापस भी ना करना, उनसे कहो मुझे ये लेके दें, फरमाइशें, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्ट कर दो मेरे बिजनेस, ये दो, ये दे दो, और बेशर्मी और ढिठाई से ऐसे दामाद है जो मांगते हैं। बिल्कुल उस रिश्ते की ज़ाहिर इब्तिदाई, और अभी भी है, हाँ अभी, और ये हमेशा से ये जो लफ्ज है ना दामाद, ये इसमें हम बहुत प्रिविलेज लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये मर्दों के अंदर जो है एक बहुत ही एक क्या कहना चाहिए इसको, ये चीज हमारे खास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है, और दामाद अपने आप को कुछ बहुत ही अबव सी चीज समझते हैं, और उसमें जो है बहुत प्रिविलेज लेने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही एक डार्क पहलू है हमारी सोसाइटी का। मुझे काशिफ वो बात याद आ गई, ख्वाजा एंड सन्स वाले, आफ्टर ऑल दामाद है वो सारे हमारे। हाँ जी बिल्कुल, आफ्टर ऑल दामाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी लाइफ बड़ी मतलब फुल ऑफ इवेंट्स, ठीक है, आपने जितना स्ट्रगल शुरू में किया, पाकिस्तान टेलीविजन के चक्कर लगा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, गुर्बत भी आपने देखी, तो ये मुझे बताएं ये कितना एक एज एन एक्टर कितना फायदा देता है जब आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स और स्ट्रगल कितनी है? स्ट्रगल तो देखें, स्ट्रगल तो बहुत ही ज्यादा है, और मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो नौजवान होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब देखने के बाद अपनी ताबीर के लिए मेहनत करते हैं, तो वो कुछ ऐसी कहानी मेरी भी है, और मैं जो है आपको बताऊं कि ये जो खातून आपके साथ बैठी हैं, जो पहली कहानी मैंने अपने लिए लिखी थी आज से कोई काफी साल पहले, कितने साल पहले ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी साल पहले, नहीं 90s 96 97 की बात है। तो जब मैं कहानी लिख रहा था
तो लिखते हुए जो चेहरा मेरे मेरे ज़हन में था वो नादिया का ही था। और इनको याद होगा, पिंडी में मैं इनके घर गया और इनसे मुलाकात हुई और उनको वो कहानी सुनाई मैंने। क्या उस कैरेक्टर था ड्रामे का वो? नाम क्या उस कैरेक्टर? ड्रामे का नाम आशियाना था। और कैरेक्टर क्या था इनका? और वो कैरेक्टर जो था वो एक फैमिली थी, उस फैमिली की एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो थी तो छोटी या बहन थी, लेकिन वो माँ की तरह सारे घर को, उस आशियाना की सबसे बड़ा कैरेक्टर जो था ना वो बहन का था। तो बहरहाल वो हम कर नहीं सके। तो बस स्ट्रगल जो है वो चलती रही और उसके बाद जो है समहाउ किसी न किसी तरीके से मैंने वो ड्रामा बना लिया आशियाना। तो उसके बाद जो है वो सिलसिले जो हैं थोड़े से बेहतर हो गए मेरे लिए और तब से लेकर अब तक जो है बस सिलसिले चल रहे हैं। फिर सियासी शऊर भी आ गया। और वो पता बिल्कुल है टाइम्स भी ऐसे लेकिन चैनल अब भी मैं कम चाहूंगा थे, मुश्किल काम था उस वक्त। जी। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं उस पहलू को उजागर किया जाए, क्योंकि वो अब इस काबिल हो गया है कि पूरे पाकिस्तान को बताया जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या बात। बेसिकली आशियाना वेलफेयर सिस्टम आज से 5 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और मैं आरिफ महमूद डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल रायबन रोड पे 3 कनाल का ये हॉस्पिटल 5 साल पहले मैंने शुरू किया और हमने एक डायलिसिस मशीन से शुरू किया और आज हम 600 डायलिसिस माशाल्लाह एब्सोल्युटली फ्री विद मेडिसिन, विद अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी, विद लैब फैसिलिटी, विद फूड हम एब्सोल्युटली फ्री कर रहे हैं। कमेंडेबल। और ये पाकिस्तान के बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं ये चाहता था कि जब मैं यानी कि दुनियावी फीता कटवाऊं तो मैं जब स्पीच करूं तो लफ्ज गागा का इस्तेमाल ना करूं। हम ये कहें कि हमने एक हॉस्पिटल बना दिया है। तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम 600 डायलिसिस कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री लाहौर के अंदर। और आप ये समझ सकते हैं कि हम लाहौर में इस वक्त 3rd या 4th नंबर पे होंगे जो कि वेलफेयर की डायलिसिस कर रहा है। तो अब मैं चाहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे कि हम अपने हॉस्पिटल और अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे ताकि वो लोग भी, आम आदमी भी हमारे साथ जो है ना इसमें इस कारवान में साथ दे सके। माशाल्लाह, दैट्स लवली। एक अच्छा दूसरा ही कि काशिफ को बहुत शौक है डॉग्स का। जो 200-250 डॉग्स जो पीछे हैं वो उनका ख्याल कौन रख रहा है? तुम तो यूके बहुत टाइम स्पेंड करते हो या फिर ड्रामाज हो रहे होते हैं काशिफ हैं? बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं नादिया जो कि पेंडिंग करनी पड़ती हैं या उस पर पॉज आ जाता है। तो उस शौक पे जो है वो पॉज आया हुआ है। और अभी तो एक वक्त था कि 28 डॉग्स थे मेरे पास मेरे घर में। 28 और मेरे ख्याल है उनमें से डॉग्स को अवार्ड भी मिल चुके हैं। हाँ तो आपको नहीं मिला? आपको नहीं मिला? ये सही बात है। ये जो डॉग शोज होते थे पेडिग्री डॉग्स, उसमें बड़े नहीं इन्होंने। हाँ कल बताइए क्या हुआ? बिल्कुल वो अच्छा वो बात जो है ना मैंने थोड़ी और तरीके से की थी, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया में बात जो है ना किसी और तरीके से ले जाते हैं। तो मैं नादिया को उस चीज का नहीं पता। बस बहरहाल वसीशा के प्रोग्राम में ये बात हुई, कुछ ऐसी सी बात। तो मैंने उसमें ये जो है कुछ ना वो बात हो रही थी कि इंसान की लाइफ के अंदर बहुत कुछ रिग्रेट से ऐसे हो जाते हैं। तो उसमें मैंने ये कहा कि इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप मेरे घर में जाएंगे तो किसी एक्टर के घर में जाते हैं तो बहुत से अवार्ड्स आपको नजर आते हैं। तो मेरे घर में भी अवार्ड्स हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई भी नहीं है, वो सारे जो है ना मेरे डॉग्स के हैं। तो मैंने ये बात इस तरीके से की थी। नहीं, लेकिन जिस भी तरीके से की थी आपने सिग्मा कर दिया। दिस इज ब्यूटीफुल। इसमें ऐसे क्या नहीं क्या बात करें आप? उन्होंने बिटवीन द लाइन्स हम जर्नलिस्ट को उन्होंने कहा कि मुझे अवार्ड नहीं दिया इतनी एक्टिंग करने के बाद, इतने कैरेक्टर्स करने के। यही बात वैसे लेकिन काशिफ ये बात सही है, अलमिया है कि हमारे यहाँ एक्नॉलेजमेंट कल जो थी नमरा, वो तो ये भी कह रही थी कि इनविटेशन भी नहीं आते अवार्ड सेरेमनीज। आप एक जैसे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको वो रिकग्निशन नहीं मिली। बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, ऐसा है। और ये इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए? बस ये है तो बस काफी अरसे से है, मैं तो उसको अब सोचता भी नहीं हूँ।
बस बहरहाल ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिस्पेक्ट या कोई भी इज्जत जो है वो कह के अगर आप लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। रिस्पेक्ट तो वही है जो आपको खुद ब खुद जो है ना काशिफ, है क्यों ऐसा, मुझे बताएं, है क्यों और ये ऐसा? कि क्योंकि ये तो सबके लिए परफॉर्मिंग तो आर्ट, बदलना भी चाहिए ना। ये तो स्क्रीन पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। बात ये है कि पाकिस्तान में या हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन हैं। तो क्योंकि अभी हम बस उस प्रोसेस में हैं कि हम उतना प्रोफेशनलिज्म जो है हमारे यहाँ मौजूद नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, चीजें बहुत बेहतर हो चुकी हैं पहले से। आज से कुछ साल पहले से अगर आप कंपेयर करें तो आज चीजें काफी बेहतर हैं। सो मैं इसमें बहुत होपफुल हूँ। नहीं तो लीड सिस्टम है यानी इंडस्ट्री में, आप कह रहे हैं कि वो एक है और हर इंडस्ट्री में होता है, उसकी वजह से फेवरेट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है। लेकिन अब आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री में, अगर आप ये देख लें कि हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट को एप्रिसिएशन भी मिलती है। और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई आपको इतनी सिफारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन टैलेंट होना बहुत जरूरी है। बट बात पता है काशिफ, नजर ये आता है कि साल में जो आपके 8-10 ड्रामे हैं उनको ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और लगता है जैसे बाकी एक्टर्स जिनको नहीं, अगर उन्होंने इतना काम किया या उनके ड्रामे नहीं हिट हुए, खास तौर पे सीनियर एक्टर्स, वो तो गायब हैं। उनको हमें भी लगता है ज़मीन पर, मुझे भी ये लगता है, अप्रिसिएशन कम लोगों की है। कोई भी चीज हो उसमें आप अपने सीनियर्स को ना भूलें। मुझे लगता है ज्यादा फैंस उनको भी देख के खुश होते हैं। बिल्कुल हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल हाँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ड्रामा जो है वो एक जब बहुत सी ऐसी चीजों के हाथ में चला गया कि आज आपको सोशल मीडिया के जो आपके अकाउंट्स हैं, उसके जो आपके कितने आपके फॉलोअर्स हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। और हर बंदा जो है सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं है। मतलब उसके लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये और जो एक्टिव है वो बहुत फारिग हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये हर दौर के नादिया कुछ तकाजे होते हैं। मुझे लगता है कि आज के एक्टर्स की जो मार्केट है उसमें सोशल मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे जो सीनियर लोग हैं उनको ये चीज सीख लेनी चाहिए। लेकिन अब ये होता है कि मुश्किल लगता है ना, टायरिंग भी लगता है। अच्छा काशिफ, ये बताएं, आपने शो होस्ट भी किया, मतलब माशाल्लाह राइटर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है। जो शो जब कर रहे थे तो क्या होता था जो हमारे सबके साथ ही आजकल होता है कि जी ये वायरल हो गया, वो गड़बड़ हो गई, वो बात तो ऐसी नहीं की थी। तो जो गेस्ट आपके शो पे आते थे उसमें कौन सी क्लिप्स वायरल हुई, या ये कहा गया हो कि वायरल करें, कोई ऐसी बात करें कि जी वायरल हो? वो शो को याद करो कि बहुत जबरदस्त शो था, मैं भी उसमें एज ए गेस्ट गई थी, बड़ा अच्छा शो था। बिल्कुल। उसके अंदर बहुत सी, क्योंकि वो बड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का शो था, उसमें बहुत पॉलिटिशियंस भी आते थे तो उनको जरा टैकल करना जरा मुश्किल होता था। और थोड़ा सा जो है पीपल्स पार्टी वाले मुझसे नाराज रहते थे उसमें अक्सर औकात, और थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट भी रहे। फिर उसके बाद जो है वो यानी कि किसी आर्टिस्ट की स्टेटमेंट वायरल हुई हो, कोई सवाल जवाब उल्टा पड़ गया हो। देखिए नादिया, हर किसी का ना अपना माइंड ऑफ फ्रेम है काम करने का। मतलब मैं उस बहुत सी होता ये था कि वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा वायरल सी चीज हो, लेकिन आपको क्या पसंद है, आप भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मेरी कोशिश ये होती थी कि हम स्क्रिप्ट बेस, आपको याद होगा जब आप आई थी तो हम वन गो ही एक तरह का काम करने की कोशिश करते थे, बहुत ही नॉर्मल सा उसको इंटरव्यू करते थे। तो बहरहाल वो 1.5 साल किया और उसके अंदर 2, 4, 5, 6 चीजें वायरल भी हुई। एक हमारी एक्ट्रेस थी, वो नाराज होके हमारा शो छोड़ के चली गई, थोड़ा उनको कुछ बुरा सा लगा कुछ। फिर आपको बहुत से ऐसे आपको मेहमानों का इंटरव्यू करना पड़ता है जिनके बारे में आपको बताना पड़ता है, जिनका आप करना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। और उसमें जो है हमारे टिकटॉक के बहुत से ऐसे लोग थे जो और कभी ऐसे लोग आए। क्या होता था टिकटॉकर्स का, बताएं क्या काशिफ? जैसे मतलब
जैसे कि टिकटॉक में बहुत सी ऐसी दुनिया, टिकटॉक की दुनिया ही बिल्कुल अलग है ना, मतलब उसको आप इनकार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे बड़ी बड़ी चैनों वाले जिनके इंटरव्यू करने पड़ते थे, तो बाहर वो फिर अच्छा, जिनके जाली भी अभी वो हाँ मैं समझ गया। अच्छा, मुझे लगता है कोई ऐसे लोग आए कि आपने सोचा यार ये बात ही नहीं कर रहा, मैं क्या क्वेश्चन करूं, ये तो बहुत है ना। सर पाक देखिए, इंडिया के अंदर कपिल शर्मा का शो अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, वो जो है उस कपिल का साथ देते हैं, उसके साथ टीम की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ तो मेहमान आ जाता है और वो टांग पे टांग रख के बैठ जाता है, कहता है मैं हंसा के खाओ जरा। तो बहुत बहुत सा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने एक छोटा सा, वो उस चैनल भी नया था, और एक छोटे से कैनवस पे हमने एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल वो ठीक था। सिंगर बड़ी मशहूर हुई है भाई। हाँ, वो निम्रा मेहरा जो थी उस वक्त, मैं तो उधर भी सुना, मैं कहती प्यारी इसकी आवाज है, उसके बाद तो वो एक सेंसेशन बन गई भाई। और यानी कि वो आवाज तो उसकी खूबसूरत थी ही, उसको एक्सप्रेशन बड़ा जबरदस्त है उसका, वो डिम्पल। हाँ वो कहते हैं काशिफ पाकिस्तान आते हैं, किसी को बता के आते हैं या बस चुपचाप काम किया और वापस? अभी नहीं, मैं बता के आता हूँ कि मतलब बता के किसको घर में बता के आते हैं। अच्छा काम करने के लिए तो मैं किसी वक्त भी रेडी हूँ। बस जो है, बस मुझे ये मत समझा जाए कि मैं यूके में रह रहा हूँ, मैं हूँ पाकिस्तान में। और आप यकीन करें नादिया, 2 वक्तों में जीता हूँ, यानी कि मेरी 24 घंटे के अंदर सुबह के 9 2 दफा बजते हैं, एक दफा पाकिस्तान में बजते हैं और एक दफा यहाँ बजते हैं। और आप ये देखिए कि ये भी आपकी मोहब्बत है कि आपका पैगाम मुझे मिला। तो इस मेरे ख्याल सुबह के 5:30 बजे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, इतना टफ स्केड्यूल है आपका, और आपके बेटे हाफिज कुरान भी हैं, तो ये भी यानी बच्चों की तरबियत पर भी आपने फोकस किया हुआ है। उसका क्रेडिट मैं नहीं लेता, वो सारा क्रेडिट जो है ना वो बच्चों की माँ का है, मैं क्या क्रेडिट लूँ उसके अंदर। तो बहरहाल ये एक बहुत एजाज की बात है, और मैं क्रेडिट देता हूँ अपने बेटे को कि जो कि उसको यहाँ पे भी आना पड़ा, और उसने 2 साल अपना यहाँ स्कूलिंग की, फिर बीच में अभी वो 6 मंथ्स के लिए मैंने उसको पाकिस्तान वापस भेजा, तो जो उसका कुरान बाकी रह गया था वो उसने कंप्लीट किया, और माशाल्लाह अब वो एक सर्टिफिकेट वाला, डिग्री वाला हाफिज है माशाल्लाह। क्रिकेट की बात हो जाए, बाबर आजम तो वहां भी नहीं परफॉर्म कर रहे अब। ये बिग मैच में भी नहीं परफॉर्म कर काशिफ मुझे मैसेज करता है, जैसे कोई ज़ुहैब कुछ कहेगा ना बाबर आजम को, फौरन मुझे मैसेज करेगा, काशिफ ये क्या, ये क्यों कराची में था, बाबर आजम को क्यों कह रहे हैं? कफील ही की रिकॉर्डिंग पे था, और सुबह के वक्त था, शायद उस दिन शूट नहीं था, तो मैंने टीवी ऑन किया तो आप दोनों बाबर आजम के बारे में बात कर रहे थे। तो आप दोनों जिस तरीके से बात कर रहे थे, दोनों नहीं फिर मुझसे रहा नहीं गया। हाँ नहीं, फिर मैंने ठीक है भाई, नादिया फैन फिर होते हैं। मैंने नादिया को तकरीबन 500 मैसेज किए होंगे, जिसमें मैंने फिर नेक्स्ट डे बहुत सी बात की। तो बहरहाल देखिए ज़ुहैब भी, अगर बाबर आजम की ज्यादा बात करते हैं ना, वो अक्सर आप अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अक्सर आप ये समझते हैं कि हम लोग जो हैं, हमने इतनी तनकीद की है बाबर आजम के ऊपर पाकिस्तानियों ने। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी क्रिकेट के जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा क्रिकेट की समझ, मुझे सिर्फ इतनी बताइए कि जब बाबर आजम स्टेडियम जाता है और पूरा 25-30 हजार लोग बैठे होते हैं, तो वो लोग बाबर क्यों करते हैं? वो तो जब शाहिद आफरीदी भी जाता था तब भी शाहिद आफरीदी करते थे, आफरीदी होता था, वो मसला नहीं है। एक सेकंड, तो क्या बाबर आजम जो है उनके घर राशन देता है? देखिए फैंस हो ना काशिफ भाई, तो ये लंबी बात हो जाएगी, क्रिकेट की बात क्यों लंबी हो फैंस जाएगी। हैं? मुझे सिर्फ ये बताइए। अच्छा, एक दफा आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच था और आपने ड्रामा रुकवा के, अपना स्क्रीन लगवा के मैच देखा शूटिंग पर, तो वो मैच हार गए होंगे, अब ये जीते थे, क्या हुआ था वो? देखिए हार जीत जो है, हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो पूरा स्टेडियम बाबर क्यों करता है?
नहीं नहीं, फैंस हैं उनके, फैंस बहुत हैं, सारे फैंस fans हैं। हैं। क्यों है और फैंस? इसीलिए फैंस क्यों है? एक्सपेक्टेशंस भी हैं, इसलिए बस एक्सपेक्टेशंस। काशिफ अब तय हो गया, है। अब ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और हम और आप हुआ करेंगे हाँ, काशिफ हमारे हर शो शो पे, पर। बिकॉज और बात तज्जिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि बाबर आजम को भी सपोर्ट सबकी चाहिए, अपने फैंस की, और आपकी खास तौर पे शो पे आपने फिर तज्जिया करना है। जरूर जरूर, मैं बिल्कुल देखिए, बाबर आजम पाकिस्तान का हीरो है, मेरा हीरो है वो। बेशक है, बेशक। और यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हमारे बच्चे जो हैं बाबर आजम को फॉलो करेंगे तो सही क्रिकेट को फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे पहले जोहेब मियां को ने बड़ा जबरदस्त होमवर्क है, उनको मेरी बहुत सी बातों का पता है, तो उनको शाहिद अफरीदी साहब की क्रिकेट के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पता होगा। जी जी बिल्कुल, कि इसीलिए मैंने कहा वो एक और पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अब ये एक ऐसे टॉपिक है कि इसके लिए बड़ा मेरा आपका लंबा मैच वक्त पड़ गया, है। बस मेरा आपका मैच पड़ गया है अब। और उस दिन T20 मैं हो गया। छुट्टी करूंगी, उस दिन मैं छुट्टी करूंगी। बहुत शुक्रिया काशिफ। थैंक यू सो मच काशिफ, व्हाट लवली एनर्जी। और वाकई क्रिकेट को लेके और बाबर आजम को लेके इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी पैशनेट। अच्छी बात है आपके, जब आप का कोई है जो हीरो, फिर आप उसके लिए खड़े हो भाई, अच्छे बुरे दोनों वक्तों में। ये सब उसी से बैलेंस बनता है। तो जी ब्रेक लेते हैं, हमें भी बैलेंस रखना है शो का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं नहीं जाना हमारे। आप कहाँ जा रहे हैं? बैठे रहे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और 90s में आपको याद होगा कि हम जब कहीं घूमने जाते थे तो जी एक पीटीडीसी मोटेल होता था। तो कितना भी रिमोट एरिया हो, कैसा हो, लेकिन वो एक मोटेल होता था। तो जी उधर बुकिंग हो गई, उधर जाके जी हम लोग सैर सपाटा करके आ गए। अब तो बहुत सारे ऐसी प्राइवेट भी स्ट्रक्चर्स हैं और कंपनीज हैं जिन्होंने ये सहूलत बनाई है, लेकिन फिर भी पीटीडीसी जो है हमेशा से बिजी रहे हैं और कोई ना कोई प्लानिंग करते रहे कि जिससे ट्रैवल टूरिज्म पाकिस्तान की बढ़े और बेहतर हो। और ये जो खास तौर पे गर्मियों में जून जुलाई में भी टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता है, और उसके बाद ये जो दिसंबर जनवरी विंटर्स में भी स्नोफॉल होता है, तो इतने महंगे होटल्स हो जाते हैं विंटर्स में, बिकॉज़ स्नोफॉल देखने लोग और उसमें इंतजाम ज्यादा काउंट करते हैं, क्योंकि विंटर्स में, हाँ समर्स में लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है, बारिशें वगैरह, लेकिन विंटर्स में बहुत ज्यादा इंतजाम की जरूरत है। तो हमें ज्वाइन किया पीटीडीसी के एमडी हैं आफ्ताब राणा साहब ने। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें राइजिंग शाइन में। हम हमेशा टूरिज्म की बात करते हैं सर, और टूरिज्म के ही जरिए पूरी दुनिया में रेवेन्यूज आए, पूरी दुनिया ने अपने आप को स्टेबल किया। यूरोप की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन अभी तक हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे सर उस चीज को। नादिया जोहेब, बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में लेने का। थैंक यू। आज आप टूरिज्म पे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है। पाकिस्तान में दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह, दुनिया के बहुत ही शानदार तारीखी मकामात, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और ख़ासतौर पे बहुत ही मेहमान नवाज लोग मौजूद हैं। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा शोबा, और अभी बहुत तरक्की भी हो रही है इसमें। शायद लोगों को इतना मालूम नहीं है, पिछले 3-4 सालों में कोविड के बाद हमने बड़ी तेजी से रिकवरी की है, और माशाल्लाह टूरिज्म अभी बहुत अच्छा कारकर्दगी दिखा रहा है पाकिस्तान में। जी, तो आफ्ताब साहब ये बताएं कि अभी सर्दियों में इस सीजन में कौन से आप जो हैं जगहों को प्रमोट करेंगे और बताएंगे लोगों को कि जी इधर ज़रूर जाएं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सेफ्टी है, रास्ते भी ठीक हैं और बड़े इंजॉयबल होगा, और ये कि उसमें आप लोगों ने भी कुछ किया हो कि जी नई अट्रैक्शंस बनाई हो लोगों के लिए, वो हमें बताएं। जी नादिया, बिल्कुल जो विंटर टूरिज्म है उसको अभी हम प्रायोरिटी के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ज़्यादा फोकस समर टूरिज्म पे ही था, लेकिन अभी हालिया 2 सालों में हमने विंटर टूरिज्म को भी एज ए सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से प्रमोट करना शुरू किया। अभी जैसे हालिया बर्फबारी हुई है तो आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो मरी में, गलियात में, सवात वैली में, मालम जब्बा, और इवन जो हमारे शुमाली इलाका जात है स्कर्दू, हुंजा, वहाँ पे भी बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। तो ऑब्वियसली विंटर का जो मौसम होता है वो ज़रा थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि उसके लिए सहूलतों का उस तरह से अच्छा होना, जो थोड़ा सा फुकदान भी है वहाँ पे, उसको ठीक करना। लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि जो खासतौर पे मरी और गलियात का रीजन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट विंटर में आता है, तकरीबन लगभग 50,000 सैयाह रोज़ाना यहाँ पे आ रहे होते हैं विंटर में, तो वहाँ पे सहूलतों को बहुत बेहतर किया गया है। इस बार वहाँ पे रोड को स्नो से क्लियर करने के लिए
26 स्टेशन कायम किए गए हैं, स्नो क्लियरिंग मशीन है ताकि रोड ब्लॉक ना हो, इमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर कायम किए गए हैं, एक हेल्पलाइन 1422 जो को 24 आवर एक्टिव है सियाहों को मालूमात देने के लिए, लेटेस्ट अपडेट देने के लिए वो मौजूद है। पेट्रोलिंग भी हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जिनको प्रॉब्लम। और जो रेस्क्यू 1122 है उनको खास तौर पे हदायत की गई है कि वो 24 आवर्स अपनी जो सर्विसेज है उनको एक्टिव रखें। आपने देखा भी होगा इस वक्त मरी में खास तौर पे मोटरसाइकिल के ऊपर मोबाइल रेस्क्यू टीम्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। 600 लोगों को अपॉइंट किया गया है सिर्फ मरी हिल स्टेशन के ऊपर कि वो टूरिस्ट को जो ट्रैफिक आ रही है उसको मैनेज करें। अब सिर्फ ये देखने की बात है जो हमारे टूरिस्ट भी वहां पे आ रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। वो क्या गलत करते हैं, उनसे क्या जो है केयरलेसनेस हो जाती है जिसकी वजह से हादसे होते हैं, उनको क्या? देखिए 2-3 चीजें हैं। हाँ, हमने एक तो अभी ट्रैवल एडवाइजरी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे रेगुलरली जारी करना शुरू किया। जो भी लोग जा रहे हो विंटर टूरिज्म के लिए, एक तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी गाड़ी में जो टायर के ऊपर एक स्नो व्हीकल चलाने के लिए चेन होता है वो जरूर लेके जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की गाड़ियां स्लिप होती हैं वहां पे, क्योंकि वो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं होता उनको बर्फ वाली सड़कों पे चलाने का। तो टायर चेन अपने साथ यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद से जाते हुए ले जाए, क्योंकि वहां पे वो मयसर नहीं होते, अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो उससे वो जो गाड़ियों के स्लिप होने के चांसेस हैं वो बच जाते हैं। दूसरा वो ये करते हैं कि थोड़ी सी भी पैनिक हो गए तो किसी गलत जगह पे अपनी गाड़ी छोड़ के खुद कहीं होटल में चले जाते हैं। अब उस एक गलत गाड़ी के पार्क होने की वजह से पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है, वो बहुत ही डेंजरस है। अपनी गाड़ी के अंदर पूरी टैंक को फ्यूल को फुल रखना, गर्म कपड़ों का रखना, खुराक का रखना, पानी का रखना, ये सब वो जरूरी चीजें हैं। गाड़ी कौन सी हो ये भी जरा बता दें, क्योंकि देखिए छोटी गाड़ियों में भी लोग आते हैं, बर्फ पे चलाने के लिए 600 सीसी गाड़ियों में भी वो ऊपर कैसे हो सकता है ये? सॉरी मैं समझ नहीं सका। मैं कह रहा हूँ गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां ही आ सकती है ना सर, वो 600 सीसी में भी आ जाते हैं लोग। मेहरान में भी हमने देखा कि लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए वो गाड़ी जिसकी क्लियरेंस हाई है मेहरान भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके पास टायर के लिए चेन मौजूद है तो तब वो आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली ऐसी गाड़ी पे जाना चाहिए जो 4x4 हो और जिसकी क्लियरेंस अच्छी हो, तो वो गाड़ी बर्फ में फंसेगी नहीं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जब फौरी बर्फबारी होती है उस वक्त एकदम नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज जिस वक्त बर्फबारी हो रही होती है उसको उस वक्त क्विकली रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। तो थोड़ा सा जब वक्फा आता है, स्नो क्लियरिंग रोड से हो जाती है, जैसे कि आज का दिन है, अभी आज मरी की सब सड़कों को उन्होंने क्लियर कर दिया है। कल लोगों को काफी दुश्वारी भी हो रही थी जब वहां पहुंच रहे थे, तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि एक एक्सपो होने जा रही है 21 और 22 जनवरी को कराची में, कितनी इंपॉर्टेंट है ये? OIC खित्ते से जो ताल्लुक रखते हैं हुकूमती ओहदेदार वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो टूरिज्म के फरोग के लिए कितना बड़ा ये यानी एक कदम होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज OIC कंट्रीज आपको पता 57-58 ममालिक जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके नुमाइंदे भी इसमें आएंगे। यहाँ पे एक्सपो भी अरेंज किया जा रहा है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, और खास तौर पे एक एक्सपो का जो फोकस है वो सस्टेनेबल टूरिज्म की डेवलपमेंट के ऊपर है कि सियाहत को पायदार तरक्की कैसे देना है। तो हमें दूसरे मुल्कों की जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी जानने का मौका मिलेगा, आपस में बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर बातचीत करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान में हमने नोट किया है कि जब से हमने वीज़ा फैसिलिटीज़ को बेहतर किया है, अभी 126 मुल्कों के जो टूरिस्ट हैं वो ऑनलाइन 24 आवर के अंदर वीज़ा उनको मिल जाता है और बगैर किसी फीस के वो आ सकते हैं। तो इस साल तकरीबन 3.5 लाख जो गैर मुल्की सयाह हैं 2025 में वो पाकिस्तान में आए, जो कि बड़ी अच्छी नंबर था। 3 लाख। हमारा अपना जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसमें भी बड़ा तेजी से इजाफा हुआ, तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने शुमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों का समर में विजिट किया। बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो इन तमाम इलाकों में वहां पे हो रही है,
और बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का बायस भी बन रही है। ये भी बड़ा जरूरी है। अच्छा से ये बताएं 2026 में कोई खास अट्रैक्शंस कुछ आप करने जा रहे हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा लगे कि एक विंटर कार्निवल्स हो स्कर्दू में, गिलगित में, सारे पाकिस्तान से और बाहर से लोग आएंगे। कार्निवल्स में देखा लोग नहीं मिस करते, फेस्टिवल्स होते हैं, तो ऐसी कोई चीज इस साल एक्सपेक्टेड है? जी नादिया, जनवरी फरवरी में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली कलाम में स्नो फेस्टिवल हुआ है, उसके बाद मालम जब्बा में फरवरी के सेकंड वीक में स्कीइंग और स्नो फेस्टिवल होने जा रहा है। लोग आए वहां पे स्कीइंग एंजॉय करें। गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आइस हॉकी, स्केटिंग के इवेंट प्लान है मिड फरवरी के अंदर। इसी तरह मरी में जो पटियाला चेयर लिफ्ट रिजॉर्ट है, वहां पे खुसूसी इंतजाम किए गए हैं कि उसको खुला रखा जाए और लोग जो चेयर लिफ्ट राइड है उसको भी स्नोफॉल के सीजन में एंजॉय कर सकें। तो इस सारे आज़ाद कश्मीर में गंगा चोटी पे और जो आपका पीर चनासी है वहां पे स्कीइंग के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो काफी सारे ये अगले 2 महीने में लगातार यानी काफी इक़दामात किए जा रहे हैं और नई साइट्स को भी ओपन किया जा रहा है। और साहब थोड़ा सा ये कराची के बीचेस को ना इधर इसको भी इसके ऊपर भी काम किया जाए, उसको भी हम जो है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कितना ब्यूटी है, बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ हेरिटेज है। यहाँ बीच का मैंने भी सुना है, लोग जाने शुरू हुए हैं। मतलब बीच को अभी तक मुझे लगता है कि अपनी जो साहिल समंदर है कराची का, हमने उसको जो है ना सही तरह प्रमोट नहीं किया, डेवलप नहीं किया। कल्चर हेरिटेज कितना है यहाँ पर, फोर्ट्स हैं, मतलब इतने किले यहाँ। अच्छा एक ब्रेक ले लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, फौरन मुझे कहा गया ब्रेक लें और वापस आइए। तो मैं नॉर्थ जा रही हूँ जरा सैर कर। बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एआई का एक मसला है कि कभी कभी बड़ी सच्ची बातें कर जाता है, फिर आप क्या करें? बिल्कुल सही है। हाँ। और एक्स के मतलब ये जो गॉक है, ये बहुत बुरी बात इसने कर दी है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं की। मुझे तो लगता है सही बोला है मोदी के लिए। नहीं, मुझे लगता अच्छा हुआ ये कि भाई इससे पूछा गया जैसे एआई से हम बहुत सारे सवाल करते हैं आजकल, तो यही है ना कि एआई से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एआई से पूछ लो। तो एआई से पूछा, 3 ये पिक्चर दिखाई, पार्लियामेंट के स्पीकर और जनाब राहुल गांधी हैं और है जनाब नरेंद्र मोदी। ये एक इंडियन ने सवाल किया। हाँ, इंडियन ने सवाल किया कि भाई इनमें से who's the most idiot? हाँ, एआई से पूछा, उससे पूछा कि इस पिक्चर में अहमक तरीन आदमी कौन है। अच्छा। ठीक है, तो उसने जवाब दिया कि भाई ही इज द मोदी। हाँ, ये कौन है और उसको रिमूव कर दें आप इस पिक्चर से। हाँ, रिमूव कर दें। तो गॉक ने क्या किया, उसने मोदी को रिमूव कर दिया। उसने कहा ये अहमक तरीन आदमी है, द मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन। अनएजुकेटेड, बाकी पिक्चर साफ भी हो गई उसके बाद, नहीं पिक्चर बेहतर हो गई, लेकिन ये देखें और वो रिमूव भी कर दिया। वाह वाह वाह। तो ये है, तो एआई ने सच बोला, फैक्ट्स देखते हुए सब चीजें सर्चेस जो मतलब आसानी के साथ भारतीय जो है ना वो इसी तरह काम करे। इस पिक्चर में मोदी खड़े हैं और उसमें अगली पिक्चर में जब एआई को कमांड दिया गया, और इंडियन नहीं कमांड दिया कि इसमें से जो आपको अनएजुकेटेड जाहिल आदमी अहमक लगे निकाल दो, तो ये फिर एआई ने पिक्चर जनरेट की जिसमें मोदी वाज। अच्छा, लम्हा फिक्रिया है कि एआई बनाने वाले, इंडिया में बहुत टेक्नोलॉजी है, वो नहीं सोच रहे इस बारे में। जो ये बेचारा जिसको आपने बनाया है वो बिल्कुल सही लाइंस पे जा रहा है, थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस। लेकिन आप जो सोच समझ वाले हैं इंसान, वो मोदी को पता नहीं मायने से। मुझे लग रहा है कि ये मंजरनामा इंडिया को होने वाला है। मोदी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि मुझे क्यों जो है पिक्चर में निकाला और क्या कमांड था, और अगर ऐसे और कमांड आए तो ये तो बहुत सारी पिक्चर से निकल जाएंगे। पिक्चर से वैसे निकल जाए तो बेहतर है, लेकिन इस पिक्चर से आउट हो गए। दिस इज वायरल राइट नाउ इन इंडिया एंड आई थिंक एवरीवेयर एल्स। तो कहा है कि भाई अनएजुकेटेड का जो टैग है, तो उसको देखकर मोदी को निकाल दिया इस पिक्चर से कि इनकी जरूरत नहीं है, ये दोनों एजुकेटेड हैं, मोदी एजुकेटेड नहीं है। तो भारतीयों जरा समझ लो, अब जब इलेक्शंस आएंगे या आपने मिड टर्म इलेक्शन कराना है जो है, तो बस फिर आपने एजुकेटेड आदमी को करना है। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप एआई से ही पूछ लें कि आपको वोट किसको देना चाहिए, आपको बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा। बट दिस इज रियली मतलब समथिंग एल्स। अब मोदी का जो है उनकी धमकियां और जोर जो है सारा इस पे तो चलेगा नहीं, एआई पे क्या करेंगे आप। लेकिन बात सही है, पिक्चर साफ हो गई। बात तो सही है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई। जी हाँ, और वो भी मोदी के लिए, तो अब क्या कर सकते हैं। और अब इसके बाद हमें इजाजत लेनी है। बिल्कुल, मंडे को मुलाकात करनी है, 2 दिन हमें मिलेंगे और उसमें जरा शो को अच्छा सा लेकर आएंगे, चोजन वंस लेकर आएंगे सेगमेंट्स। क्या बात है। और वीकेंड का मैंने इंतखाब किया, आज के दिन दांत जो है उसकी सेटिंग करानी है, शायद निकल ही जाए,
तो मतलब ये कि अल्लाह खैर करे, मेरा वीकेंड पता नहीं कैसे होने दांत कौन वाला से, मतलब सामने के तो बड़े जबरदस्त आपके दांत है। नहीं नहीं, ये भी एक कहानी है जो मैं एक्चुअली मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि जब एक डेंटिस्ट ब्लंडर मारता है और सालों आपको पता नहीं होता कि उसने क्या ब्लंडर मारा आपके दांत के साथ, बहुत सारे आपने पैसे भी दे दिया, आप बड़े काबिल डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाते हैं और उसके बाद आप तकलीफ में सालों में रहते हैं और फिर पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर डेंटिस्ट ने आपके साथ कर दिया, प्राइस मुझे आप मुझे चुकानी है। बताएं, दांत आप पीसती तो नहीं है ज्यादा नहीं, ऐसा बच्चों के कुछ ऊपर? भी नहीं है, मैं बताऊंगी ना तुम हैरान हो जाओगे, लेकिन ये वायरल हो जाएगी बात तो आई डोंट बच्चों नो। में ये होता है बस, ये दांत पीसने वाली बात करती है मुझे लगता 10 है। साल पहले डेंटिस्ट ने मेरे दांत के साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और वो अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है उसको, नहीं, बड़े लेकिन- सालों से भुगत रही हूँ, बट आज फाइनल प्राइस उसकी देने जा रही हूँ कि दांत निकलवाना पड़ रहा है। गुस्सा ना किया करे, दांत पीस पीस के गुस्सा करना अच्छी बात है, ऐसा दांत कुछ में भी ऐसे ही नहीं दर्द होता है, है। बताऊं तुम्हें, दिखाओ एक्सरे, अच्छा ठीक है, इसका गुस्से से क्या ताल्लुक, अपना जो इजाजत देखने का लें, शुक्रिया। मैं जोहेब को समझाती हूँ कि ठीक है। बात असल में क्या, आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगी अपनी अल्लाह कहानी। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।